एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे स्पेशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लासेस चल रही हैं इकोनॉमिक्स की, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आज हमारी दूसरी क्लासेस है इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम लोग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको डील करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। और जो कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अभी कुछ दिन आपकी क्लासेस इसी तरीके से, इसी मीडियम से, इसी प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की जाएंगी, तो इस वजह से आप लोग जो है पूरी तरीके से तैयारियों को अपने आगे बढ़ाते रहें, किसी भी तरह से अपने टाइम को वेस्ट ना होने दें और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खैर, जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे हम लोग एक रिवीजन लेंगे आज, और उसके आगे हम आज चलना शुरू करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, जो मैंने बता दिया था आपको, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बोलते हैं मानव की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनका जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। और जब इन्हीं सारी चीजों को किसी देश विशेष या क्षेत्र विशेष के टर्म्स में यूज किया जाता है तो उसे हम लोग अर्थव्यवस्था और किसी देश की अर्थव्यवस्था इस तरीके से हम लोग पढ़ करके समझते हैं। ये आपको बताया था मैंने। और उसके बाद से तीन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में मैंने बताया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसकी कीमत क्या होगी, ये जब बाजार यानी कि प्राइवेट कंपनीज तय करती हैं तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये सारी चीजें कौन तय करता है, सरकार तय करती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों का मिश्रण होता है, ये मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद से मैंने तीन सेक्टर्स के बारे में बताए थे आपको, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी कि तीन क्षेत्रक होते हैं अर्थव्यवस्था के, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक जो है आधारित होते हैं पर्यावरण पर। और फिर द्वितीय क्षेत्र के बारे में मैंने बताया था, द्वितीय क्षेत्र का आधारित होते हैं प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों पर। और तृतीय क्षेत्र, जिसको हम लोगों ने टर्शियरी सेक्टर के नाम से जाना था, वो आधारित होते हैं सेवा पर, यानी किसी भी तरह की सेवाएं जब हम प्रदान करते हैं तो उसे हम लोग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, बीमा हो गई, ये सारी चीजें। ठीक है। और अगर आप लोग और चीजों के बारे में समझना चाहें तो जैसे रेलवेज हो जाता है, रेलवे क्या है, एक तरह की सुविधा है, सेवा है, तो इसे हम लोग तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सारी चीजें, या फिर वन लगाना, वानिकी जिसको बोलते हैं, फॉरेस्ट्री जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें जितनी भी कुछ हैं ये सब कुछ आते हैं प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, उसके क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। द्वितीयक में मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, यानी विनिर्माण से रिलेटेड, या फिर निर्माण हो या किसी भी चीज का उत्पादन जब हो रहा हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि आलू से किस तरह, आलू क्या, मैंने गेहूं का एग्जांपल लिया था, गेहूं से किस तरीके से ब्रेड बनाते हैं। तो जब गेहूं उत्पादन होता है उसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। जब उससे उत्पादन हो जाता है किस चीज का, ब्रेड का, तो उसे हम लोग बताते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हुआ, यानी उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, या फिर उसकी जिस प्रोसेस के द्वारा उसको गेहूं से ब्रेड बनाया गया, उससे हम लोग मानते हैं किस नाम से, उसे हम लोग जानते हैं द्वितीय क्षेत्र, यानी वहां पे विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब भी क्या होता है, जो निर्मित है उसको पुनः निर्माण करना विनिर्माण बोलते हैं, इसी को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ओके, ये आप लोगों ने समझ लिया था, तृतीय क्षेत्र समझ लिया था। आपसे एग्जाम्पल दे करके पूछा जाता है अक्सर क्लासेस में, एग्जाम्स में, कि कौन से प्राथमिक क्षेत्र में से है, कौन से द्वितीय है, कौन से तृतीय, उसके लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। ठीक है। एंड आगे हम लोगों ने सीएसओ के बारे में थोड़ा सा देखा था। केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन सीएसओ भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है। देखिए ये थोड़ा सा पुराना टर्म है, इसको हम लोग आज थोड़ा समझ लेंगे। सीएसओ पहले करता था, 2019 के बाद ये सारी चीजें बदल गई हैं। आगे हम लोगों ने इसको यहाँ पे देखा था। ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग जीडीपी में किस तरीके से अंश हैं, किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सारी चीजों को भी हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग समझ लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तीनों क्षेत्रों के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया था। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर होता है, फिर टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र। इन तीनों के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया था क्या क्या होते हैं, एग्जांपल्स और उनके आधार क्या होते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जो पढ़ेंगे, थोड़ी सी बीच की एक जो चीज आई थी जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं, आगे हम लोग इसी को आज पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय नाम से ही क्या पता चलता है, राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र का, आय मतलब कि इनकम, यानी कि जो नेशनल इनकम है, इसकी गणना किसके द्वारा की जाती है, कौन करता है और इसका आधार क्या होता है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा पहले, यहाँ पे एक होता है सीएसओ, होता है क्या, होता था। ठीक है। इसको बोलते थे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑफिस का नाम था इसका, सीएसओ जिसे हम लोग बोलते थे, सीएसओ के नाम से हम लोग जानते थे। ये क्या करता था, राष्ट्रीय आय की गणना करता था और अपनी रिपोर्ट्स को एनएसएसओ, एनएसएसओ क्या है, एनएसएसओ जो है वो एक रिपोर्ट की जो डेटा है वो सब तैयार करते थे, यानी कि उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एनएसएसओ की बात की जाए तो ये भी आपका एक तरह का मतलब हेल्पफुल एक तरीके की ऑफिस थी, जिसे हम लोग नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के नाम से जानते थे। कौन सा, सीएसओ एंड एनएसएसओ, एनएसएसओ। ठीक है।
आपको फुल फॉर्म लिखना हो तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल ये वाला है स्टैटिस्टिकल, जिसको हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ये ध्यान में रखते रहिएगा। स्टैटिस्टिक्स बोलिए, स्टैटिस्टिकल बोलिए, दोनों चीज बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिक्स एंड ऑफिस, सीएसओ जिसे हम बोलते थे। और एनएसएसओ की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ। इन दोनों का विलय करके देखिए, एक लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर दूसरे लोग क्या है, एक लोग डेटा तैयार करते हैं, यानी एनएसएसओ क्या कर रहा है, ये सैंपल और डेटा तैयार कर रहा है, और सीएसओ क्या है, रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। तो बीच में एक गैप, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता था। इसलिए इन दोनों का विलय करके, इन दोनों को मिला करके 2019 में एक नई ऑफिस, एक नए कार्यालय का गठन किया गया, जिसे हम लोग एनएसओ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एनएसओ के नाम से, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से जानते हैं। ये ध्यान में रखते रहिएगा। कौन सा? नेशनल स्टैटिस्टिकल, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल हो जाएगा, ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अगर हम लोग इसके हिंदी की बात करें कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिकल होता है, ठीक है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अब प्रेजेंट टाइम में जो है ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इतना हम लोगों को चीजों को याद रख लेना है, और चीजों को हम लोग आगे धीरे धीरे इसी से रिलेट करते हुए चलेंगे, ताकि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कुछ क्लियर होते चले। तो आगे आपके और सारी चीजें आ जाती हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। हाँ, पीडीएफ में आपको अब सेंड करने वाला हूँ, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। पहली जो हमारी औद्योगिक नीति थी उसकी घोषणा की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। और दूसरी औद्योगिक नीति, औद्योगिक का मतलब जो हमारे इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जो नीतियां बनाई गई थी, उसके डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। अब आगे कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है ना, इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से आपको, पूरी तरीके से क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे जितने भी डेटाज होते हैं, जितने भी फैक्ट्स होते हैं, उनका एक आधार तैयार करता है, और उन्हीं के आधार पर आपको क्या है, इकोनॉमी की पढ़ाई करनी होती है। यानी जितने भी रेगुलर डेटा होंगे, जितने इंपॉर्टेंट डेटा होंगे, जितने भी नए डेटा होते हैं, वो तो मैं अपने करंट की क्लासेस में आपको डील कर ही देता हूँ, लेकिन इन सारे क्लासेस में भी आप लोग देखते रहेंगे कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हों, उन सारी चीजों को आप पॉइंट पॉइंट करके याद करते चलेंगे। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कहाँ पे है, आपसे पूछा था एक बार, ये जो है मुंबई में है, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग, ये ध्यान में रखते रहेगा। और इसे कपास का विराट नगर भी कहा जाता है, कपास का विराट नगर। अब यहाँ एक टेबल मैंने बना दिया है, वस्तुएं और कहाँ कहाँ पे इसका निर्माण होता है, निर्माण स्थल के हिसाब से, इसको आप लोग ध्यान में देखें। तो वस्तुओं में जैसे पर्ल फिनिशिंग होती है, पर्ल, पर्ल मतलब वही मोती है, ठीक है, मोती की जो फिनिशिंग होती है, जैसे मोती निकलता कहाँ से, समुद्र में से मोती निकला, और उस मोती की फिनिशिंग किस तरीके से की जाएगी, तो पर्ल फिनिशिंग वाला जो काम होता है, ये होता है तूतीकोरण में। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स की बात की जाए तो पुणे में ये सारे चीजों का निर्माण होता है। पोत, पोत मतलब ये जो शिप होती हैं, इसका निर्माण मांटू गोवा में होता है, मांटू गोवा में। एंड इंजीनियरिंग के जो वर्क्स होते हैं, इंजीनियरिंग के जो सामान होते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स जो होते हैं, ये सभी चीजें पिंजौर में बनती है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, देखिए जितने पंचवर्षीय योजना है उसको हम लोग पूरे क्लासेस ओवर होने के बाद एक बार फिर से देख लेंगे, जो कि मैं आपको ब्रीफ तरीके से ब्रीफली आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। हालांकि अभी आप ये जानते रहिए कि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय से लेकर के हमारी जो 12वीं आखिरी पंचवर्षीय योजना चली थी 2012 से लेकर के 2017 तक, वहां तक हमको जानकारी रखनी होगी। फिर इसके आगे 3 इयर्स का जो एक्शन प्लान है वो क्या है, इसको भी हम लोग को जानना होगा, जो कि 2017 के बाद बदल करके नई गवर्नमेंट, जो हमारी मोदी गवर्नमेंट आई थी, वो जो एक नई तरीके से नीतियों को लेकर के आई थी, उसको भी हम लोग सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। पंचवर्षीय योजना वगैरह जानते रहिएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना जब स्टार्ट हुई थी, भारत हमारा आजाद हुआ था, 1950 के बाद की बात है। तो उसमें पहली जब पंचवर्षीय योजना थी, क्या चीज किया गया था, सबसे पहले हमें प्रयास करना था कि हम आत्मनिर्भर बन सकें, हम अपने गेहूं जो है खुद ही उगा सकें, क्योंकि हमको जो है विदेशों से गेहूं मंगाना पड़ता था, एरिया ज्यादा था बट निर्माण नहीं हो पाता था। तो इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की और हम लोग हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने क्या है, किस चीज को निर्माण, फिर उसके बाद से निर्यात को थोड़ा सा और डेवलप करने की कोशिश की थी, वहां पे हम लोगों ने इन सारी चीजों को देखा था। तो ये सब भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये थी जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालीन यूएसएसआर आपने सुना ही होगा, जो 15 देशों का संगठन था, और प्रेजेंट टाइम में 1991 में टूटने के बाद ये 15 देशों में मतलब टूट गया, 15 देश मिलकर के यूएसएसआर का निर्माण करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद से जब ये टूटता है तो 15 देशों में फिर से अलग अलग हो जाता है, यूएसए इसको पूरी तरीके से अलग करता है, ये आपको पता होगा। और प्रेजेंट टाइम में रसिया जो है वो इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो वही यूएसएसआर, उसने हेल्प की थी भारत की, और उसके सहयोग से भारत में पहला जो है भिलाई इस्पात संयंत्र को
निर्माण कराया गया था, बनाया गया था, जो कि इंडस्ट्रीज में एक तरीके से एक तरीके से जंप लगाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर इस्पात कारखाना खोला गया, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ब्रिटेन के सहयोग से उसको खोला गया था। फिर राउरकेला स्टील प्लांट, जो कि ओडिशा में खोला गया, उसको जर्मनी की हेल्प से स्थापित किया गया था। यानी इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही पूरी तरीके से एक उछाल के साथ आगे आया था। इसको आप लोग याद रखते रहेंगे। अब देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र, जिसको कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में बना था, या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किए गए थे। कहाँ कहाँ पे देखिए, ये जो आगे आपका एक ये आ जाता है दुर्गापुर इस्पात कारखाना, फिर उसके बाद से राउरकेला स्टील प्लांट किसकी हेल्प से बना है, कहाँ पे बना है, ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं, जो कि बेसिक फैक्ट्स का काम करेगा। इसके बाद आता है ये आपके सामने भारतीय हीरा संस्थान, जिसको इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट बोलते हैं, IDI इसको बोलते हैं। ये एक होता है ITI, इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे भारतीय हीरा संस्थान है, यानी इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट है, ये सूरत में स्थापित किया गया है। एरिया के हिसाब से आप ध्यान में रखते रहेंगे। आपके जितने भी पिछले क्लासेस क्या हैं, जितने भी आपके अभी तक एग्जाम्स हुए हैं, उसके बेस पे इसको तैयार किया गया है। इन सारे पॉइंट्स को रखने से पहले मैं खुद ही सोच रहा था कि फैक्ट्स की बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, बट क्या किया जाए, आपको बहुत ज्यादा टाइम अगर लेकर के इसके डीप में ले जाया जाए तो आपकी 1 महीने से ज्यादा सिर्फ इकोनॉमिक्स से क्लासेस चले जाएंगे। ठीक है, मेरा ये टारगेट है कि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ऐसी कर दी जाए कि नए नए जितने भी डेटा आते जाए उसको आप लोग फैक्ट बाय फैक्ट 1 बाय 1 देखते चले जाएं। बाकी तो कहानी में आपको सुना ही दूंगा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम लोग BSNL की बात करेंगे, जो कि भारत में सबसे पहले कनेक्टिविटी की स्टार्टिंग की गई थी। BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड अभी भी चल रहा है, आप लोग पोर्ट कराते ही होंगे मोबाइल को। ठीक है, किसने किसने पोर्ट कराया है ये तो आपको याद ही होगा। खैर, कनेक्शन थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें चली है, लेकिन ये एक सरकारी कंपनी है, संचार से रिलेटेड है। सन 2000 में इसकी जो है क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ये आप थोड़ा याद रखेंगे। और BSNL की बात की जाए, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये संचार की सुविधा प्रोवाइड करता है, यानी कनेक्टिविटी। आपसे एक क्वेश्चन एक बार पूछा था कि कनेक्टिविटी यानी संचार, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। जो मैंने अर्थव्यवस्था के आपके क्षेत्र के बारे में बताया था, तो ये क्या है, संचार क्या है, संचार एक प्रकार की सेवा है। और जब भी हम सेवा की बात करते हैं तो वो किस क्षेत्र से संबंधित होता है, ये टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र से संबंधित होता है। तो इसको आप लोग यहाँ पे याद, ध्यान और समझ से बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आपसे एग्जाम्पल में ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के जो भी लेवल पे एग्जाम होता है उसका, तो ध्यान में रखते रहिएगा। आगे देखते हैं, कुछ वस्तुएं हैं जो कि एरियाज को प्रसिद्ध कर देती हैं। जैसे आपको पता ही है, जब भी हम लोग मैनचेस्टर की बात करते हैं, मैनचेस्टर का इंग्लैंड में है, किस चीज के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन जब इंडिया में हम मैनचेस्टर की बात करते हैं तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम लोग किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं गुजरात का अहमदाबाद है, उसको हम लोग बोलते हैं। जब हम उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर की बात करते हैं तो मैनचेस्टर कहाँ पे है, एक तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर हम लोग बोलते हैं कानपुर को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर यहाँ पे माना जाता है। तो इसी तरीके से कभी कभी सामान जो है विश्व स्तर पे एक पहचान बना देता है। GI टैग भी इसी से रिलेटेड होते हैं कुछ चीजें, जो कि आप लोग करंट के क्लासेस में आगे सुनते और समझते भी रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ वस्तुएं जैसे उर्वरक ये खाद जो होता है उसके बारे में बात की जा रही है। उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है बरेली का। आंवला एक जगह है, ठीक है, आंवला वही आंवला है जो आप लोग खाते हैं, लेकिन जगह का नाम यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो आंवला का आप लोग आंवला कहीं मतलब लिख मत दीजिएगा क्या कि खाने वाला फल है वहां पे। आप ध्यान रखिएगा कि आंवला एक जगह का नाम है जो कि बरेली में है और बरेली उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रबर की बात की जाए, इसके लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर एरिया है मोदीनगर, जो कि गुजरात में नहीं मेरठ में है, ध्यान में रखते रहेंगे, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, पॉली फाइबर की बात की जाए तो ये बाराबंकी में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और बनता है। बाराबंकी लखनऊ के पास में पड़ता है, ध्यान में रखेंगे। विस्फोटक कारखाना, जिसको हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ये कानपुर में स्थित है। विस्फोटक कारखाना, जहाँ पे विस्फोटक से संबंधित सामग्रियां वगैरह बनती हैं, सरकार की परमिशन से, सरकार के लिए ही बनती है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आतंकवादी बनाता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रख लेना है। सूरत के निकट हजीरा में स्थित क्रिबको का, ये क्रिबको है, कृषकों नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, ये क्रिबको का हजीरा एक जगह है, ये उर्वरक संयंत्र नाम से, मतलब किसका, क्रिबको का हजीरा नाम से उर्वरक संयंत्र, यानी कि ये क्या है, एक तरह का प्लांट बनाया गया है, संयंत्र बनाया गया है किस चीजों के लिए, उर्वरकों के लिए, जो हमारे खाद वगैरह होता है उन सब चीजों के लिए। ठीक है, ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है संयंत्र, ये ध्यान में रखते रहेगा, नेचुरल गैस पे बेस ये चलता है। इसके लिए फ्यूल क्या है, नेचुरल गैसेस है। भारत एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, देखिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र क्या होता है, निर्यात प्रसंस्करण का मतलब होता है आपका
निर्यात, सबसे पहले तो निर्यात हो गया। निर्यात का मतलब क्या हो गया आपका? एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट, प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग, ठीक है। और संयंत्र की बात की जाए तो यानी कि प्लांट। तो एक्सपोर्ट की मतलब जितने भी एक्सपोर्ट करने होंगे सामान, उसकी जब प्रोसेसिंग का काम किया जाएगा, उसको प्रोसेस कहाँ पे किया जाए, उसका विनिर्माण कहाँ पे किया जाए, उसको बनाया कैसे जाए, उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग या फिर इसको बनाने में जो भी चीजें हों, इसकी जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सारी चीजों को कहाँ पे चेक किया जाएगा, तो ये सब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग प्लांट जहाँ पे बनता है वहीं पे ये सारी चीजें की जाती हैं। तो इसी तरह से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग एरिया बनाया गया 1965 में कांडला में, और ये एशिया का एकमात्र ऐसा देश है भारत जिसने कि पहली बार ऐसा काम किया। उसके बाद से चाइना वगैरह में भी ये बनने लगे हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है, जो कि एक टाइम में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखते रहेंगे। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर ये जो कुटीर उद्योग जो बोलते हैं, तो सबसे पॉपुलर कुटीर उद्योग हथकरघा उद्योग है। ये भी आपको याद रख लेना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक जो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग का मतलब कपड़ा ये जो गारमेंट से रिलेटेड होता है, तो गारमेंट इंडस्ट्रीज से बात की जाए, ठीक है। तो जब हम कपड़ा उद्योग की बात की जाए तो कृषि के बाद दूसरे स्थान जो है अर्थव्यवस्था में योगदान का, इसमें हमारा आ जाता है कपड़ा उद्योग। ये ध्यान में रखते रहेंगे। वजह क्या है? वजह कपड़ा उद्योग की बहुत ज्यादा डिमांड भारत में है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज्यादा योगदान भारत के जीडीपी में किसका है, तो भारत के जीडीपी में फर्स्ट नंबर पे जो योगदान है वो योगदान आपका है कृषि का। ये ध्यान में रखते रहेंगे, यानी कि हमारी जो कृषि है फर्स्ट नंबर पे आती है जीडीपी में योगदान के मामले में, ठीक है। हालांकि जीडीपी में योगदान में क्या है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग इसी पे आश्रित हैं। ज्यादा योगदान तो तृतीय क्षेत्र का होता है। हमारे जो सेवा क्षेत्र है इसका योगदान ज्यादा है, सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा है एक तरह से हमारे जीडीपी में। लेकिन जब हम प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसका योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का योगदान सर्वाधिक देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे हमारा गारमेंट आ जाता है उद्योग के मामले में, जो हमारे उद्योग वगैरह होते हैं उसके मामले में। तो ये चीजों को आपको थोड़ा सा याद और ध्यान में रखते रहेंगे। आगे हम लोग और चीजों को भी डील करेंगे, ठीक है। जैसे कि अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग कृषि के बाद दूसरा स्थान रखता है, ये ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में चीनी उत्पादक जो देश हैं, इसमें राज्यों मतलब देश में तो खैर भारत, ब्राजील ये सब जगहों पे चीनी सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, लेकिन राज्यों की बात की जाए भारत के अंदर में, तो प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन में, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है अभी प्रेजेंट टाइम के डेटा के अकॉर्डिंग। असम में एक जगह है सोलकुची, जो कि रेशम उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। देखिए हम लोग क्या है उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं। उद्योग क्योंकि प्रथम जो हमारी औद्योगिक योजना है, क्योंकि भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और उसी में कुछ सारी चीजें की गई थी, कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप की गई थी, बहुत सारे एरियाज बनाए गए थे, जिससे कि हमारा जो उद्योग है, उद्योग क्षेत्र किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा था, ये हमें यहाँ पे क्लियर करना है, कवर करना है, जो कि आपको सामने यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे की बात की जाए तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जो कि मैंने आपको बताया था एनएसओ, जो कि 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मिला करके बनाया गया था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड के बाद पूरे यूरोप में फैल गई, और यूरोप के बाद ये अलग अलग क्षेत्रों में फैलना शुरू हुई, अमेरिका वगैरह में फैली, और भारत में भी ये औद्योगिक क्रांति हो गई। देखिए औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है, किसी तरह की लड़ाई नहीं, किसी तरह की हिंसा नहीं, ऐसी कोई क्रांति नहीं है। औद्योगिक क्रांति, क्रांति वर्ड का मतलब होता है अचानक से किसी बड़े स्केल पे जब बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, उसे हम लोग क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्रांति का मतलब क्या है, जैसे अचानक से सभी लोग क्या है, नॉर्मली हथकरघा से सूत काट करके किसी तरीके से अपना क्या करते थे, कपड़ा बनाते थे, लेकिन अचानक से क्षेत्र में बहुत सारे मशीन्स आ गए, सब चीजों में मशीन का यूज किया जाने लगा। यहाँ से वहां तक जाने के लिए बैलगाड़ी की जगह लोग मोटर गाड़ी यूज करने लगे, कपड़े सिलने के लिए लोग सुई धागे की जगह सिलाई मशीन यूज करने लगे, कपड़ा उत्पादन के लिए लोग बड़े बड़े प्लांट्स लगाने लगे। तो ये सब चीजें हैं, मतलब खेती में भी ट्रैक्टर, टाली, इन सब चीजों का जब आविष्कार हुआ तो अचानक से हर एक चीज परिवर्तित हो गया, उसी को हम लोग क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कोई मारपीट हो गई थी, ठीक है। ये औद्योगिक क्रांति इस तरह की हुई थी, ये ध्यान में रखते रहेंगे, जो कि इंग्लैंड से स्टार्टिंग हुई थी। अंतरजलीय मत्स्य उत्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। अंतरजलीय का मतलब जल के अंदर जो मछली का उत्पादन जो किया जाता है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बंगाल में है। क्योंकि बंगाल एक तरीके से आप लोग जब भी देखेंगे, बंगाल कौन सा, हमारा पश्चिम बंगाल, उसकी बात की जा रही है, ठीक है तो पूर्व में भारत के, लेकिन पश्चिम बंगाल कहा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग सेवा क्षेत्र की बात करें, सेवा क्षेत्र में भी जो हमारी बैंकिंग होती है, बैंकिंग में अब KYC भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जो कि फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर का। जब भी हम कहीं पे भी अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अपने कस्टमर्स को वो जाने कि कौन सा कस्टमर इनके लिए
किस तरीके से आया है और कहाँ से आया है, अपने डिटेल्स वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ों की फोटोकॉपी और अपनी फोटो जो है जमा करें। इसको ही केवाईसी कहते हैं और इसी को नो योर कस्टमर के नाम से जानते हैं, जो कि एक जनता का जो मतलब व्यक्ति होता है या फिर नॉर्मल जनता, आम जनता जो है प्रोवाइड करती है अपने रिलेटेड बैंक को या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको। इसी को हम लोग केवाईसी यानी नो योर कस्टमर के नाम से जानते हैं। तो देखिए आगे फिर से हम उद्योग पे आ जाते हैं। जूट के सामान का केंद्र। जूट के सामान का मतलब जूट की रस्सी हो गई, जूट की टोकरी हो गई, आप लोग समझते होंगे जूट ना, ठीक है। उसका केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ है। और रेशम वस्त्र उत्पादन की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य का बंगलुरु है। कर्नाटक की कैपिटल जो बंगलुरु है, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु है। और बंगलुरु जो है किस चीज के लिए, रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसका एक जिला है भदोही। भदोही में कालीन उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से कालीन उत्पादन का एक मुख्य क्षेत्र माना जाता है भदोही भी, ये ध्यान में रखते रहेंगे। कालीन, कालीन आप समझ रहे हैं ना, कालीन भैया वाला कालीन नहीं है, ठीक है। मिर्जापुर बहुत आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन ये कालीन है जिसको बिछाया जाता है, उस कालीन की बात की जा रही है। एक होता है कागज, कौन सा, अखबार वाला कागज जिससे अखबार बनता है। तो अखबारी कागज का उत्पादन, अलग टाइप का कागज होता है, ये थोड़ा सा सस्ता होता है और इस तरह का होता है कि जल्दी खराब, मतलब एक तरीके से तो खराब हो ही जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि उसको जब तक फ्रेश रहे तब तक उससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्पादन सबसे अधिक भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, BNNPP, इस तरीके से मिल्स लिमिटेड, लिमिटेड तो खैर कंपनी होती है तो इस वजह से ये पेपर मिल्स है, इसके नाम से हम जानते हैं, जो कि भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये नाम से मतलब जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा अखबारी कागज का उत्पादन यही करते हैं। और ये है कहाँ पे, ये है नेपानगर में। नेपानगर कहाँ, मध्य प्रदेश में। नेपानगर सुन करके नेपाल मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ये नेपानगर में है, ध्यान से। अब देवास जो है करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। एक नासिक और एक देवास, यहाँ पे क्या होता है, नोट की छपाई होती है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। और जो करेंसी नोट की छपाई के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्थल है यही है। और भारत में मत्स्य उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर अगर विश्व स्तर पे कोई आता है तो ये भारत आता है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने किस चीज के बारे में बात किया था, यहाँ पे मछली उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है, ये भी ध्यान में रखते रहेंगे। जापान में भी उत्पादन बहुत होता है, लेकिन कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन होता है। भारत में बहुत बड़े क्षेत्र में होने के बावजूद देखिए 3 तरफ से भारत जो है घिरा हुआ है जल से, लेकिन फिर भी जो है उत्पादन जितना होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं होता है। ये चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कुछ चीजें नोट से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नासिक और देवास जो जगह पे हैं, 2 जगह पे क्या होता है, यहाँ पे नोट की छपाई होती है, नोट की प्रिंटिंग होती है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। कुछ चीजें और मैं आपको बताता चलूँ, यहीं पे हो जाता है नोट, जैसे कि 1 रुपए का नोट होता है, 2 रुपए की नोट होती है, इस पे किसका साइन होता है, इस पे किसके सिग्नेचर्स होते हैं, तो इस पे सिग्नेचर होते हैं हमारे वित्त सचिव के। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ देता है, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त मंत्रालय में जो सेक्रेटरी होते हैं यानी फाइनेंशियल सेक्रेटरी, उनका साइन इस पे होता है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। IAS अधिकारी होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं तो उनको सेक्रेटरीट दिया जाता है, तो वही वित्त सचिव हो जाते हैं, फाइनेंशियल सेक्रेटरी। उनके साइन पे क्या होता है, उनके साइन पे नोट छपते हैं 1 रुपए और 2 रुपए के। बाकी सभी नोट कितने, किसके साइन पे छपते हैं, तो ये हमारे जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है, कौन से, जो हमारे गवर्नर होते हैं, कौन से गवर्नर, गवर्नर मतलब एक राज्यपाल भी होता है, लेकिन ये गवर्नर कहाँ के हैं, ये गवर्नर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनके साइन से छपता है, उनके हाथ से, उनके नाम से छपता है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे गवर्नर ऑफ RBI कौन है, ये आप बताएंगे। ये आपके लिए एक मैं वर्क देता हूँ जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे और बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि HAL का नाम, HAL का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको HAL बोला जाता है। ये करता क्या है, वायुयान के जो उपकरण होते हैं उनका उत्पादन करता है, ये आप लोग याद रखते रहेंगे। HAL का फुल फॉर्म अक्सर पूछ देता है, ठीक है। और अगर हम लोग नाल्को की बात की जाए, नाल्को क्या है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को जिसको बोलते हैं, वो फॉर कंपनी, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संकुल है, एल्यूमिनियम का एक तरीके से मैन्युफैक्चरर है, एशिया का सबसे बड़ा, ये आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे। स्थापना इसकी 1981 में हुई थी, ये चीजों को थोड़ा सा आप याद रखते रहेंगे। महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, फिर मिनी रत्न कंपनियां, ये सब कंपनीज क्या होती हैं, ये सब कंपनीज इनकी जितनी भी पूंजी होती है उसी के आधार पर इनको डिसाइड किया जाता है। बाद में हम लोग इसको और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है सिर्फ इनके नाम के बारे में। यानी महारत्न कंपनियां भारत में टोटल कितने हैं, तो 10 हैं। नवरत्न कंपनियां भारत में टोटल कितनी हैं, तो 14 हैं। मिनी रत्न कैटेगरी 2 आ जाती है, मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट आती है जिसको CPSE बोलते हैं, 61 कंपनियां इसमें है। और मिनी रत्न कैटेगरी सेकंड जो है, इसमें 12 कंपनियां प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं। इस डेटा को आप लोग बार बार याद रखते चलिएगा। अब 10 महारत्न कंपनियों के नाम आपसे अक्सर पूछ दिया जाता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे
जुड़े भी हैं, तो इनको आप लोग थोड़ा याद रखते रहेंगे। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये एक बार आप लोग बस देख लेंगे लिख करके आपके सामने, एक अगर रूम में आपने लटका दिया इसको लिख करके, तो भी आपको डेली देखते देखते याद हो जाएगा कि ये जो है महारत्न कंपनी है, महारल हो गया है, ये महारत्न कंपनी है, ठीक है। एक लिमिटेड एरिया मतलब इनके जो है एक तरीके से अमाउंट और प्रॉफिट जो होते हैं ज्यादा होते हैं, उस हिसाब से इनको कैटेगरीज डिवाइड कर दी जाती है कंपनीज की। उसमें हम लोग जाएंगे आगे, जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एंटर करेंगे, तब उस समय बताना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि बैंकिंग क्या, इंडस्ट्री जब हम लोग पूरी तरीके से पढ़ेंगे वहां पे कंपनीज के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड जिसको गेल बोलते हैं, गेल गेल कौन सा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको बोलते हैं, GAIL मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसको गेल बोला गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको सेल बोलते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखते रहेंगे। किरण मजूमदार शाह जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष जिसको मैंने बताया था, ये भी आप लोग ठीक है ध्यान में रखते रहेंगे। डायरेक्टर जनरल मतलब सॉरी ये मतलब महासचिव के रूप में चुने जाते हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे। 8वें नंबर पे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है, ठीक है, BPCL जिसको बोलते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देन 10वें नंबर पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। ये सब चीजें, ये सब नाम आपको याद रख लेना है। ये सब महारत्न कंपनियां हैं प्रेजेंट टाइम में 10 भारत की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग ही है, सबसे ज्यादा उद्योग हथकरघा उद्योग में ही होता है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र का मतलब पश्चिमी क्षेत्र हम लोग देख सकते हैं जो नोएडा और दिल्ली के साइड में बना रहता है, उस साइड को हम लोग जब देखेंगे तो ये सर्वाधिक विकसित है रोजगार के मामले में। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, जब भी हम लोग इस तरीके से यूपी के मैप को देखते हैं, इस तरह से कुछ मैप है, ठीक है, पहले तो ये भी हुआ करता था, सॉरी वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग मान लीजिए इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूपी के मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर पहले उत्तराखंड भी हुआ करता था, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में नहीं अवेलेबल है, वो अलग राज्य बन चुका है। तो इसका जो इधर वाला एरिया होगा, जो दिल्ली वाले साइड का एरिया होगा, इसी को हम लोग नॉर्मली लेंगे, जो कि बहुत ज्यादा विकसित क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे थे, तो इसको आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। आगे की बात की जाए तो विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, और भारत औद्योगिक विकास के लिए संयुक्त क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र मतलब जो भी पूरे मिले जुले क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र की बात की जा रही है। इसका विचार 1956 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में सबसे पहली बार रखा गया था। अब जब हम बात करते हैं भारत में पर्यटन यानी कि जो हमारी टूरिज्म होती है, पर्यटन और होटल उद्योग का विकास, ये सबसे पहले ITDC के कार्य मतलब के द्वारा मतलब स्टार्ट किया गया था। और किसके द्वारा किया जाता है, ITDC के द्वारा ही किया जाता है, ये ध्यान में रखते रहिएगा। आगे आ जाता है एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है, जो कि गोल्डन हैंडशेक के नाम से जाना जाता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी लीव लेना, यानी जैसे आप लोग देखेंगे प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो अपने मन से ही लीव ले लेते हैं, इस्तीफा ले लेते हैं, इस्तीफा सॉरी ये क्या होता है, सेवानिवृत्ति एक तरीके से दे दी जाती है। इस तरह की एक योजना है, जिससे आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में तो नहीं, लेकिन ये सेवा सेक्टर से रिलेटेड है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखते रहेंगे। हजीरा उर्वरक जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा ही था, ये कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दोबारा आ गया, इसको मैं हटा दूंगा आपको भेजने से पहले। देखिए कुछ स्थान हैं जो कि औद्योगिक केंद्र बने हुए हैं कुछ चीजों के, जैसे विशाखापट्टनम की बात की जाए, आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम, ये पोत निर्माण यानी जो हमारे शिप की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मूरी जो कि झारखंड में पड़ता है, ये एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। गुरुग्राम हरियाणा कौन नहीं जानता है, जो कि मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पनकी जो कानपुर के पास पड़ता है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे, उत्तर प्रदेश का पनकी है, ये उर्वरक उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये भी आप ध्यान में रखते रहेंगे। मैंने आपको करंट की क्लास में बताया था बीना पनकी गैस रिफाइनरी, जो एक तरीके से मतलब एक तरीके से गैस पाइपलाइन की जो योजना थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बीना और पनकी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को जोड़ने की एक परियोजना थी गैस पाइपलाइन से, उसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नगर और उससे रिलेटेड जो उद्योग हैं ये भी आपके सामने आ जाते हैं। जैसे हम जब कोयम्बटूर की बात करेंगे तो कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कहाँ पे, साउथ इंडिया में पड़ता है। राउरकेला की बात की जाती है, लौह इस्पात के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कहाँ पे, उड़ीसा में पड़ता है। कपूरथला पंजाब में रेल के डिब्बे को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बरौनी जो कि बिहार में है, ये तेल शोधन यानी ऑयल की जो हमारी शोधन होती है, शोधन का मतलब क्या है, प्योरिफिकेशन, तो ऑयल प्योरिफिकेशन जो होती है हमारी क्रूड ऑयल का प्योरिफिकेशन होता है, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा पॉपुलर एरिया है, ध्यान में रखेंगे। अब कुछ और स्थान और उत्पादन की बात की जाए तो सिंगरौली है मध्य प्रदेश का, जो कि कोयला उत्पादन में टॉप पे आता है भारत में। गजरहट की बात की जाए, ये चुनार उत्तर प्रदेश का चुनार एक जगह है,
वहां पे सीमेंट उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कोयली जो कि बड़ोदरा से रिलेटेड है, बड़ोदरा गुजरात का है, ये कोयली है, ठीक है। तेल शोधन के लिए ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। देखिए बिहार की बात की जाए और उद्योग की बात की जाए, बिहार में क्या है, बरौनी, वहां पे उद्योग लगा हुआ है तेल शोधन का। यानी कि वहाँ उत्पादन नहीं होता है, वहाँ पे उद्योग लगा हुआ है, वहाँ पे ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी यूनिट्स बैठाई गई हैं जो कि तेल शोधन, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग और ऑयल प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। लेकिन उत्पादन कहाँ होता है, तो ये कोयली बड़ोदरा में तेल शोधन का जो है एक तरीके से उत्पादन होता है। ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, इन चीजों से रिलेट कर सकते हैं। आनंद एक पड़ता है आपका गुजरात में, जो कि दूध उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे माना जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। यहीं से आप एक चीज को और रिलेट कर सकते हैं, यहाँ से रिलेट क्या कर सकते हैं, यहीं पे एक और आपका बैंक आता है जिसको हम लोग एनडीबी के नाम से जानते हैं। एक आपने एडीबी देख लिया, एक आप एनडीबी देख लीजिए। एनडीबी क्या है, ये ब्रिक्स बैंक है, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पांचों देशों को मिला करके जो ब्रिक्स एक संगठन बना था, इन्होंने एक बैंक का निर्माण किया जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसका की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई में पड़ता है। और शंघाई कहाँ पे है, चीन में है। ये आप लोग याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है। शंघाई चाइना में ब्रिक्स का एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ये प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। ये आप चीजों को थोड़ा सा याद रखते रहेंगे, ओके, ठीक है। आगे हम और चीजों को देखते हैं और चीजों को समझते हैं, जितने भी चीजें हैं हम सभी चीजों को देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ और अगर बैंक यूनिट्स की बात की जाए तो बहुत सारे बैंक यूनिट्स इंटरनेशनल लेवल पे हैं जो कि देशों को वित्त प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक के साथ ही आपका कौन सा बैंक हो जाता है, जैसे आईएमएफ की बात की जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सब चीजें क्या करती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हेल्प प्रोवाइड करती हैं, अलग अलग देशों को फाइनेंशियल हेल्प देती हैं, ये ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। तो यहीं पे मैंने बताया 1 रुपए का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इस पे जो साइन होते हैं वो साइन होते हैं वित्त सचिव के, ये ध्यान में रखते रहेंगे। इसको बंद भी कर दिया गया था 1 रुपए के नोट को बीच में, फिर उसके बाद फिर से सरकार ने 1 रुपए का नोट छापने का निर्णय लिया प्रेजेंट टाइम में। ये आप लोगों ने देखा होगा, 1 रुपए का नोट छपे होंगे। 2 रुपए का नोट तो खैर बंद ही कर दिया गया छापना प्रेजेंट टाइम में। ये आप लोग ध्यान सकते हैं, थोड़ा नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए जरूरी होता है। ग्रामीण युवकों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए, नियोजन का मतलब क्या होता है, लोगों को किस तरीके से रेगुलेट वगैरह करना है, इन सब चीजों को, ठीक है। इनकी नियोजनीयता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई है, जो कि प्रेजेंट टाइम में चल भी रही है, ठीक है। डीडी ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, डीडीयू बोलते हैं। आरबीआई की बात की जाए, जिसे हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं, ये मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। आपसे अक्सर पूछता है मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, ध्यान में रखेंगे। वित्त आयोग एक होते हैं हमारी, वित्त आयोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजों का लेखा जोखा करते हैं उसे हम लोग वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन बोलते हैं। तो वित्त आयोग की बात की जाए, केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व और वित्तीय संसाधनों का जो बंटवारा करता है, उस संस्था का नाम वित्त आयोग है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के द्वारा ही तैयार की जाती है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। भारत में जो हमारा एक्सपेंडिचर टैक्स होता है, जिसको व्यय कर बोलते हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय होता है, जिसको एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर का जो टैक्स है, ये लगाने का सुझाव सबसे पहले कॉल्डोर ने दिया था, जो कि एक विदेशी क्या है, हमारे एक अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान में रखते हैं। आगे प्राथमिक घाटा एक होता है, और इससे रिलेटेड और कई सारे घाटे होते हैं। घाटा मतलब डेफिसिट होता है। इन डेफिसिट के बारे में हम लोग थोड़ा सा बस समझ लेंगे, बहुत ज्यादा डीप हमको जाना नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको नाम से हम लोग समझ सकते हैं। प्राथमिक घाटे को जब हम बात करें, इसको प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटे में से, राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा होता है, ये ध्यान में रखते रहेगा। सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा, जिसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट जो होता है, राजकोष में जो घाटा होता है, उस घाटे को सबसे ज्यादा मानते हैं। राजकोषीय घाटे में से जब ब्याज अदायगी यानी जितना टैक्स हमने पे कर दिया है, उस टैक्स को घटा दिया जाता है, तो हमारा प्राथमिक घाटा निकाला जाता है। इस सूत्र को आप लोग याद में रख सकते हैं। सूत्र डायरेक्ट लिख करके पूछता है निम्न में से कौन से प्रूफ सही है, सही पर सही का चिन्ह लगाएं तो आप लगा सकते हैं। जब हम बजटरी घाटा की बात की जाए, जिसको हम लोग बजटरी डेफिसिट बोलते हैं, तो बजटीय घाटा जब कुल प्राप्तियां जितने भी अर्निंग्स होती हैं, देखिए एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट, ठीक है। तो कुल प्राप्ति में से कुल व्यय जब निकाल दिया जाएगा तो उसे हम लोग बजटीय घाटा कह देते हैं। यानी कि बजट पास किया गया, मान लीजिए 1 लाख रुपए का खर्च करना है, हालांकि करोड़ों में होता है, कई हजार करोड़, कई 100 करोड़ का हमारा बजट होता है, ये आपको पता ही होगा। लेकिन जब हम बजटीय घाटा की बात करेंगे तो बजटीय घाटा होता क्या है, जब बजट मान लीजिए पास कर दिया गया 1 लाख रुपए का, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब 1 लाख रुपए का बजट पास कर दिया गया, फिर देखा गया कितना मिला है, तो मिला है, पता चला कि इसमें प्रेजेंट टाइम में जो है हमको मिला है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। जो हमारा टैक्स रेवेन्यू एक तरीके से जो कलेक्ट हुआ है वो 1.5 लाख रुपए का। लेकिन जो हमारा कुल खर्च हुआ है, कुल खर्च कितना हो गया, मान लिया 60,000 रुपए का हमारा खर्च भी हो गया है। तो फिर उसके बाद से कुल प्राप्तियां, फिर उसके बाद कुल व्यय जब घटा देंगे तो कितने का फिर डिफरेंस आ रहा है, तो वो बजटीय घाटा एक तरीके से हो जाता है। ये आपको
चीज़ों को याद रखना है, इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते रहेंगे, कितना पाएँ, कितना व्यय हुआ, फिर उसके बाद बजट में कितना घाटा हो गया, ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि बजटीय घाटा का मतलब इसमें से जब हम लोग 1 लाख में से 60,000, 1.5 लाख में से जब 60,000 घटा दे रहे हैं तो टोटल कितना बच रहा है हमारा, तो हमारे पास बच रहा है सिर्फ 90,000 रुपए, और हमने बजट कितने का बना लिया, 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का बजट बना लिया, 90,000 रुपए हमारे पास हैं, तो जो 10,000 रुपए की गैप आ रही है उसी को हम लोग घाटा कहते हैं, ध्यान में रखते रहेंगे। राजस्व घाटा की बात की जाए, ये हमारा राजस्व प्राप्तियां जितनी भी होती है राजस्व लेवल पे, और राजस्व लेवल पे जो व्यय होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसे हम लोग राजस्व प्राप्तियों के नाम से जानते हैं। सभी घाटों में राजस्व घाटा सबसे बड़ा होता है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। अब हमें पढ़ना है जीएसटी के बारे में। देखिए जीएसटी के बारे में बहुत सारी चीजें जो मैंने पहले ही बताया था, उन चीजों को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँ और चीजों को आप लोग याद रखते चलें, तो उसके लिए बेहतर होगा कि इसको हम लोग इस पैनल पे ही समझते। जैसे कि जब भी हम लोग जीएसटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं, तो इसे हम लोग लिखते क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं, सॉरी वेट फॉर अ मिनट, ठीक। जब भी हम लोग जीएसटी की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, तो ये आया कब, तो ये आया था हमारा 1 जुलाई सन 2017 से लागू हुआ था। ये मैंने आपको बताया था। कौन सा अमेंडमेंट था, तो 101वां जो हमारा संवैधानिक सुधार था, संवैधानिक संशोधन था, इसे हम लोग 101वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, 2017 में आया था। जीएसटी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको आप ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बात की जाए जीएसटी लाया क्यों गया, तो जीएसटी देखिए इस वजह से लाया गया, जीएसटी लाने से पहले बहुत तरह के टैक्सेस लगते थे। जैसे एक लगता था सीएसटी लगता था, सेंट्रल लेवल पे सेल्स टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद से वैट लगता था, टीडीएस लगता था, बहुत सारे मतलब टैक्सेस लगते थे, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। फिर अलग अलग जो भी इंडस्ट्रीज होते थे उन पे अलग अलग टैक्स लगते थे। तो इतने सारे टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स लाने का सरकार ने प्रावधान किया, जिसे हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं इसकी स्लाइड के बारे में। देखिए क्या है, जब भी हम बात करेंगे जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करेंगे, तो इसमें देखिए कितने कितने परसेंट टैक्सेस होते हैं। इसमें अगर स्लाइड की देखिए कितने तरह के जीएसटी होते हैं, पहले आप ये जान लीजिए। एक जीएसटी होता है जिसको हम लोग सीजीएसटी की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जब जीएसटी लगाता है तो उसे हम लोग सीजीएसटी बोलते हैं, ठीक है। एक जीएसटी होता है जिसको हम लोग एसजीएसटी बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जब जीएसटी लगाती है तो उसे हम लोग एसजीएसटी के नाम से स्टेट जीएसटी बोलते हैं, ये ध्यान में रखते रहेंगे। एक होता है हमारा यूटीजीएसटी, जब यूनियन टेरिटरीज जीएसटी के लिए मतलब अप्लाई एक तरीके से करती है, जीएसटी के लिए कहती है, यानी जो टैक्सेस हम लोग पे करते हैं यूनियन टेरिटरीज में, कितने हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इसे हम लोग यूटीजीएसटी बोलते हैं। और जब हम आईजीएसटी एक और जानते हैं, आईजीएसटी की जब बात की जाती है तो ये अंतर राज्य, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब किसी चीज की सप्लाई करते हैं, किसी चीज को बेचते हैं, तो उस पर जो टैक्सेस लगते हैं उसे हम लोग आईजीएसटी के नाम से जानते हैं। ये आप चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, जो कि आपके सामने ऊपर लिखा भी हुआ है, आराम से आप लोग याद करते रहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग और चीजों को डील करें तो इसमें आपके कुछ स्लाइड्स होते हैं, कई कई चीजों पे कितना कितना टैक्स लगाया जाता है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि कुछ जो हमारे एसेंशियल, मोस्ट एसेंशियल गुड्स होते हैं, यानी अत्यंत आवश्यक वस्तुएं होते हैं, खाने पीने वाली वस्तुएं, तो उस पर 0% क्या लगता है, हमारा टैक्स लगता है, ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक 5% का जीएसटी आता है, फिर एक 8% कुछ चीजों पे जीएसटी लगती है, कुछ चीजों पे 12% जीएसटी, सॉरी जस्ट वेट फॉर अ मिनट, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे 4 स्लाइड्स होते हैं, ठीक है, 5, 8, 18, फिर उसके बाद से आपका 28% का होता है। मतलब कई तरीके के जीएसटीज होते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आप फिर से डील कर लेते हैं। जो हमारे कितने स्लाइड्स में कितने लोग होते हैं, कितने कितने मतलब टैक्सेस होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, 5, 12, 18 एंड फिर उसके बाद से हमारा जो 28% का टैक्स है, 4 स्लाइड्स होते हैं, उन स्लाइड्स में कैसे जाता है, कैसे मिलता है, इसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। देखिए जीएसटी की बात की जाए, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, डायरेक्टली नहीं लगता है, अप्रत्यक्ष रूप से लगता है। इसका मतलब क्या है, आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, उस पर टैक्सेस इन्वॉल्व है, लिखता है ना, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल मतलब क्या है, फुटकर में आप उसको मैक्सिमम जितने रेट पे बेच सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उसको 5 रुपए का पैकेट है तो 5 रुपए में बेच सकते हैं, उसी को एमआरपी बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जिसमें कि इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी उसमें एडेड रहता है, इसको आप ध्यान में रखते रहेंगे। उससे ज्यादा पैसे आपसे कोई ले नहीं पाएगा, इस वजह से ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो आपको पता नहीं चलता है, आप लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर जैसे कि आप लोग एक तरीके से जब भी आप लोग आय कर देते हैं, आय कर मतलब कि आपकी जो भी इनकम है उस पर जो टैक्स देते हैं, इसे हम लोग प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, ये ध्यान में रखते रहेंगे। इसमें लगभग केंद्र और राज्यों के पूर्ववर्ती जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले होते थे उसका विलय कर दिया गया, यानी मिला दिया गया। जैसे वैट हो गया,
TDS हो गया, CST होते थे सेंट्रल लेवल पे। तो ये सभी टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स बनाया गया जिसे हम GST के नाम से जानते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, GST निर्माता से लेकर के उपभोक्ता तक, यानी जो हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं वहां से लेकर के उपभोक्ता, यानी जो हमारे क्या होते हैं कंज्यूमर होते हैं, उन तक वस्तुओं और सेवाओं, जो भी हमारे सामान होते हैं यानी गुड्स होते हैं, और जो सर्विसेज होते हैं उस पे एकल कर है यानी इकलौता लगने वाला कर है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे ये जो कर है यानी जो GST है, जो टैक्स है, प्रत्येक चरण में यानी जितने भी स्टेप्स होते हैं केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है, यानी जितना उसका मतलब रेट बढ़ेगा, यानी मान लीजिए 4 रुपए का उत्पादन किया गया बिस्किट का, उसका जितना भी मूल्यवर्धन किया गया उससे रिलेटेड ये टैक्स होता है। इसको आप लोग यहाँ पे डील कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे की बात की जाए तो आगे आपके कौन से, यह कर प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है, ये माने मुंह है, ध्यान में रखते रहेंगे। और GST के 2 घटक हैं, एक केंद्रीय GST, एक होता है हमारा राज्य GST यानी कि CGST, और एक हमारा होता है SGST, ये ध्यान में रखते रहेंगे। ओके, कुछ वाइब्रेट कर रहा है, उसको लोग देख लेते हैं बाद में, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे आगे। अब हम किसी राज्य के अंदर होने वाले जो व्यवसाय होते हैं इस पर एक दोहरा कर, किसी भी राज्य के अंदर होने वाले व्यवसाय पर एक साथ दोहरा कर लगेगा, ऐसा अगर सोचते हैं तो खैर ऐसा राज्य के अंदर होने वाले व्यवसाय पर दोहरा कर नहीं लगता है, तो इस वजह से इकलौता कर लगा दिया जाता है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअल में यहाँ पे ये बोलना चाह रहे थे कि अगर एक जगह पे केंद्रीय GST लगता है, एक जगह पे राज्य GST लगता है, तो 2 तरह के टैक्सेस ही लगते हैं। पहले कई सारे टैक्सेस लगते थे, वैट, फिर TDS लगता था, फिर CST लगता था, तो बहुत सारे टैक्सेस को हटाने के लिए एक टैक्स लगा दिया गया GST। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में बताया जाए तो कुछ भी चीज आप खरीदते हैं तो उस पर देखते हैं 2 तरह की GST लगती है, एक होता है SGST जो स्टेट लगाती है, एक होती है CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। इन्हीं दोनों को कहते हैं कि किसी भी राज्य के अंदर होने वाले व्यवसाय पर एक साथ दोहरा कर लगेगा, कौन सा, एक SGST एक CGST। ठीक है, केंद्र सरकार की बात की जाए तो CGST केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और कर का जो कलेक्शन किया जाता है, टैक्स कलेक्शन की जाती है। राज्य सरकार SGST लगाता है यानी स्टेट GST लगाती है। और जब भी अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय हो गया, अंतरराज्यीय होता है यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापार होता है तो उसे हम लोग इंटीग्रेटेड GST बोलते हैं, जिसे हम लोग IGST के नाम से जानते हैं। देखिए, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, ये केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और संग्रहित किया जाता है और इसे केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान स्वरूप में एक यूटी GST भी होता है, यूनियन टेरिटरीज के जो GST होते हैं उससे रिलेटेड होता है, इसको आपको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। वर्तमान स्वरूप में जो GST होती है उसके तहत सभी वस्तुओं और ये जितने भी सर्विसेज होते हैं इसको 5 समूहों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक होती है मोस्ट एसेंशियल गुड्स यानी कि अति आवश्यक वस्तुएं, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, दही, खुले खाद्यान्न, जितनी भी सारी चीजें होती हैं। जैसे दूध आप लेने जा रहे हो उस पर आप GST नहीं पे करते हो, पैकेट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, खुले खाद्यान्न की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी खुला हुआ होता है उसको जाने की, पैकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। पैकेट तो प्रोसेसिंग में आ जाएगा ना, तो उसमें लग जाएंगे GST। लेकिन नॉर्मली अगर जा करके किसी भी खुले चीजों को आप लोग खरीदते हैं, जैसे लड्डू एक जा करके आप खरीदते हैं, तो उस पर GST कोई नहीं लगा सकता अगर वो पैक नहीं है तो। ठीक है, शिक्षा, सेवाएं, ये सारी चीजों को छूट प्रदान की गई है इसमें। किस चीज से, इसमें एसेंशियल गुड्स, क्योंकि मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स हो जाते हैं, गुड्स हो जाते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वजह से इसको जो है टैक्स फ्री रखा जाता है, 0 टैक्स लगाया जाता है GST का। अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको 4 स्लाइड्स बना दिया गया, उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, 5%, 12%, 18% और 28%। जैसे देखिए, रेडीमेड गारमेंट इससे पहले 12% में था, नया बजट आया तो उसमें उसको 18% के स्लाइड में डाल दिया गया। इस तरीके से आगे पीछे इसको बढ़ाया घटाया भी जाता है। एक डेटा रिलीज किया गया था जिसमें हम लोग बोलते हैं आधिकारिक सूचनाएं हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। इसके अकॉर्डिंग 81% जितने भी वस्तुएं हैं, एक लिस्ट तैयार की गई थी कितने भी वस्तुओं पे हम लोग GST लगाते हैं, तो उसकी 81% जो वस्तुएं हैं उन पर 18% या उससे कम वाला स्लैब वाला ही टैक्स लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 5%, 12%, 18%, तो इन तीनों के बीच में ही 81% वस्तुएं, और 28% जिन पे लगा है वो लग्जरी गुड्स पे लगता है, जैसे सोना चांदी, इन सारी चीजों पे जो है 28% का टैक्स लगता है, GST लगता है, ये ध्यान में रख सकते हैं आपको। ओके, एक कंपोजिशन योजना चली थी जिसके तहत व्यापारियों को 1%, उत्पादकों के लिए 2% और जो रेस्टोरेंट चलाने वाले जो व्यवसायी होते हैं इनके लिए 5% एक मुश्त कर का प्रावधान किया गया था कि एक बार आप टैक्स दीजिए बस हो गया। अगर व्यापारी हैं 1% टैक्स दीजिए, अलग टैक्स है, ठीक है, GST में नहीं देना है आपको, 1% टैक्स दीजिए, काम खत्म हो गया, जितना भी आपकी इनकम हो रही है। उत्पादकों जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं 2% टैक्स दीजिए, आपने प्रूव किया हुआ है, रजिस्टर्ड है आप, 2% टैक्स दीजिए, पूरा एक बार में दीजिए, काम खत्म हो गया, फिर साल में एक बार। ठीक है, व्यवसाय रेस्टोरेंट व्यापारी जो होते हैं 5% टैक्स दीजिए, काम खत्म हो गया। इस तरीके से काम जो है आगे चलते रहते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार वन टाइम पूरा रिवीजन कर लेते हैं और उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन सारी चीजों को तो हम लोग देख ही लिए थे, ठीक है। वस्तुओं और उनके निर्माण स्थल को आप लोग थोड़ा ध्यान रखते रहिएगा। सेकेंड, जो हमारी
पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान था। इसमें कैसे इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया इसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें चलाई गई, कैसे कैसे इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, कंपनीज बनी, फिर उसके बाद से कैसे क्षेत्र जो है डेवलप होना शुरू हो गए। जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित हुआ। फिर धीरे धीरे हीरा संस्थान, संचार लिमिटेड, बीएसएनएल, सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, जो तृतीय, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स थे इकोनॉमी के, जैसे जैसे डेवलप होते हैं वैसे वैसे कुछ एरियाज उसी नाम को लेकर के डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उससे उनकी पहचान बन जाती है। ठीक है, यही सारी चीजों को थोड़ा आप याद रखते रहेंगे, चीजों को देखते रहेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोगों ने महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियों को देखा था। जैसे कि महारत्न कंपनियां 10 हैं, नवरत्न कंपनियां 14 हैं और मिनी रत्न में 2 कैटेगरीज, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में 61 और सेकंड कैटेगरी में 12 कंपनियां यहाँ पे हो जाती हैं। कुछ नाम आपके सामने दिए हुए थे और फिर उसके बाद से जो जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी उन सबको हम लोगों ने देख लिया था। और हमने देखा एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो कि फंड प्रोवाइड करता है देशों को। और एनडीबी के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है राजकोषीय घाटा वगैरह ये सब का सूत्र पूछ देगा, तो ये सब कुछ आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जीएसटी को हम लोगों ने देखा था, जो कि अभी अभी हम लोगों ने डील किया था। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। और सारी जो भी कंफ्यूजन होंगे, डाउट्स होंगे, आप लोग क्लियर कीजिएगा। मैं आ जाऊंगा तो भी और ज्यादा क्वेश्चंस को भी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।